Good morning, everyone. Welcome to this session on essay analysis. Now, in this session, we are primarily going to speak about two essays of the 8 topics that were given by UPSC in this year. The idea is that we are going to discuss that what are the things that we could have covered. Now, this is all according to my perspective and my analysis, but that does not mean that that's the only perspective, okay? So, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है whenever you are writing an essay and you feel that you came across a really good one, यही अच्छा है, इसी को marks मिलेगा. It's not that. There cannot be one answer to an essay. Why is it that I'm saying that? Now, see, essay is basically an expression, right? It's a mode of expression. तो कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है, कोई बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं होता है. जैसे अच्छे अच्छे ऑडिटर्स होते हैं, कोई लीडर बन जाता है, कोई लीडर नहीं बन पाता है. इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी को बोलना नहीं आता है. बोलना सबको आता है, लेकिन किसी की बात ज्यादा अच्छी लगती है, किसी की बात कम अच्छी लगती है. एंड दैट इज व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट ड्राइव्स द असेसमेंट ऑफ एन एसे ऑल्सो. दैट मीन्स इट्स प्योरली a test of your ability to think creatively and critically analyze certain facts. Right? Why is it that UPSC wants you to critically analyze? ये चीज आप लोगों ने तब भी देखी जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे थे, और वही चीज अब आपको यहां पे भी देखने को मिल रही है कि जो एक्सप्रेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने यहां पे आपके लिए लिखे हैं, विच आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यूपीएससी इज लुकिंग at, or they want you to do. This is what are the things that UPSC wants you to do. The first is that the essay should be self-explanatory. ऐसा नहीं हो कि जैसा हेडिंग मुश्किल लग रही है, जो टॉपिक जो उन्होंने दिया है वो मुश्किल लग रहा है, वैसे ही आपका ऐसे भी पढ़ने में उतना ही मुश्किल लग रहा है. इफ दैट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन, प्रोबेबली यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू मार्क यू राइट. दे आर गोइंग टू से कि ठीक है, बच्चे ने बहुत सारे फैक्ट्स डाल दिए, लेकिन बात समझ में नहीं आई. राइट? समझना क्या था? समझना था बेसिकली योर ओपिनियन. राइट? सो कई लोग बोलते हैं कि ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है द राइट ओपिनियन हाउएवर. राइट? ऐसा नहीं कि कोई भी ओपिनियन, इट शुडंट बी अ लेमैन्स वर्ड, इट शुडंट बी एक ऐसा चाय के टपरी वाला डिस्कशन, इट शुड बी अ लॉजिकल डिस्कशन. देखिए ये वर्ड फिर दोबारा आ रहा है आपके पास. ये वर्ड आपकी लाइफ का मंत्र है. That is, whatever conversation that you hold, be it written or spoken, should be backed by logical facts. Get it? आपको वो चीज समझाना आना चाहिए. जब आप ये चीज लॉजिकली लिखते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में. कॉम्प्रिहेंसिव वे का मतलब क्या होता है कि आपने जब मुझसे बातचीत शुरू करी तो आपने मुझे समझाया कि ये चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, और इससे क्या होगा. दैट इज व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन. ये चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, और इससे क्या मिल सकता है, क्या होगा. दैट इज व्हाट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन. एंड फाइनली द एलिमेंट ऑफ बीइंग इंफॉर्मेटिव एंड कॉम्पोजिट. मतलब कि आप जो बातें उसमें कह रहे हैं वो चीज अच्छे से उस टॉपिक के साथ मिली जुली है या नहीं. उस चीज का कॉम्बिनेशन एक्सक्यूज मी उन एग्जाम्पल्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं. एंड दैट इज व्हाट मेक्स एन एसे दी परफेक्ट ऐसे. तो इसके बारे में हम एक एक्सटेंसिव सेशन रख सकते हैं जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाए, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स. ये सब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक टॉपिक के डिस्कशन के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं. राइट? टुडे सिंस वी आर ऑन अ क्लॉक, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट द topics. But since I have this habit of telling you certain basic things also, I will continue to do that for the next couple of slides, और उसके बाद हम लोग टॉपिक्स पे आ जाएंगे. दो टॉपिक्स जो मैंने चूज करे हैं आज की डिस्कशन के लिए वो है, एक तो फर्स्ट टॉपिक. क्यों चूज करा? इस टॉपिक के अंदर एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी था. क्या सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी था? कि
काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स इस टॉपिक की तरफ इंक्लाइंड थे, राइट? क्योंकि हमने फॉरेस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्सीलेंस अपने प्रिपरेशन के थ्रू आउट पढ़ा है। हमारे लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो ये जो कीवर्ड्स थे ना दो, ये हमें अपनी तरफ खींच रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करा। दो द प्रॉब्लम वाज rather what is it that UPSC wanted was your perception. The sense of perception was crucial. Sense of perception was crucial in attempting this टॉपिक। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन अभी करेंगे जैसे हम लोग इस टॉपिक के अंदर जाते हैं। और दूसरा टॉपिक मैंने 7th चूज करा है, which by most have been considered to be the most difficult topic. अब मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक क्यों? क्योंकि ये प्योरली फिलोसॉफिकल लग रहा है, प्योरली फिलोसॉफिकल लग रहा है, राइट? टू ईच इट्स ओन वाला हिसाब लग रहा है कि अरे स्माइल नहीं भी करता हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? दैट वेज। सो स्माइल को अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? सबसे पहले जब भी हम लोग यूपीएससी के किसी ऐसे की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है अरे मुझे लॉजिकल रहना है, लॉजिकल रहने के लिए मुझे फैक्ट्स चाहिए। अब अगर एक ऐसा टॉपिक आ गया मेरे सामने जिसके अंदर स्माइल जैसी चीज के बारे में बात रही, एक एलिमेंट है लाइफ का स्माइल, तो फिर मैं इसके बारे में फैक्ट क्या दे सकता हूं? And that is where the importance was. So अगर आप में से कुछ लोगों ने कोई भी कॉर्पोरेट इंटरव्यू दिया है या फिर आपने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया है, वहां पे हो सकता है आपने एक क्वेश्चन सुना हो कि हाउ विल यू हैंडल द एम्बिग्यूटीज इन दिस ABC फील्ड ऑफ वर्क, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट लाइफ से आ रहे हैं, शायद उन लोगों के लिए ये समझना थोड़ा रिलेटेबल रहा होगा, लेकिन क्या इसके अंदर करना था उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो एक के अंदर परसेप्शन चूज सबने किया, लेकिन परसेप्शन इंपॉर्टेंट था, और दूसरे टॉपिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू टुडे, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको थोड़े से इनपुट्स अपने दूंगा, थोड़े इनपुट्स आपके लेने की कोशिश करूंगा कि क्या आप लोगों को लगता है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऑब्वियसली जितनी मेरी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव नॉलेज है उसके अंदर मैंने ये आपको शेयर करा है, एंड आई थिंक दैट दैट इज इनफ फॉर यू टू गार्नर around 1000 to 1500 potentially accountable words, जिसके अंदर आपके मार्क्स बढ़िया आ सकते हैं, राइट? नाउ एक छोटा सा थियोरेटिकल इंटीग्रेशन में इस पूरे जो आज का डिस्कशन है उसमें लेकर आना चाहूंगा। दैट इज हाउ टू डेवलप the skill of writing is based on these 6 or rather 5 here. There is one sixth also, but these 5 are the most critical ones. The first is create a piece of content in which people can think. मतलब कि ऐसा आपको एक ऐसे लिखना है that intrigues, that creates curiosity in the people to think more, that sends them lurking for more information, मतलब उनको और पढ़ने की लालसा हो, ऐसा क्रिएटिव पीस आपको लिखना है अगर आपको ऐसे के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट अ पीस दैट कीप्स देम गोइंग, उनको और पढ़ने का मन करना चाहिए, राइट? सो दैट्स वन। द अदर इज लर्निंग हाउ टू लर्न। सबसे पहली चीज ऐसे लिखने से पहले, जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, all of those are those instances where you will have to understand how is it that you need to absorb information. मतलब इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ जीएस से नहीं आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हर उस जगह से आ रही है जो आपके लिए ओपन सोर्स है इंफॉर्मेशन का,
मतलब आपको वो हो सकता है आपके घर में किसी बातचीत से इंफॉर्मेशन पता चले, आपका एक जो अच्छा ग्रुप है दोस्तों का 3 या 4 लोगों का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप लोग हर कुछ दिन के अंदर बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, वहां से कोई थॉट निकल के आया हो। एनी आर्ग्यूमेंट इज अ गुड आर्ग्यूमेंट इफ इट कैन बी बैक्ड बाय लॉजिक, पीरियड। तो आपको यह समझना है कि मुझे सीखने का तरीका अपना थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा। द अदर इज लर्निंग हाउ टू थिंक क्रिटिकली इज अ स्किल यूल नीड थ्रू आउट योर लाइफ। मतलब हम सिर्फ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करने वाले इंसान बन के नहीं रह सकते। You have to understand that you're preparing for civil services and there are certain skill sets that as an administrator you would need, and the ability to think critically, to adjudicate certain situations and cases, this is what is required. So ये skill आपके लिए सिर्फ आपकी corporate life, administrative life के अंदर जरूरी नहीं है, personal life में भी उतना ही जरूरी है। Hence these skills are not to be overlooked upon. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आ जाता है। Then the most important skill you can learn from any of the classes की बात कर रहा हूं, मतलब आज से पहले जो आपने पढ़ाई करी हो, आज के बाद जो आप पढ़ाई करने वाले हो, is the ability to think clearly, creatively and purposefully। मतलब आपको हर शंका का निवारण मिलना चाहिए आपकी हर क्लास के अंदर। आपको क्या एप्लीकेशन बन सकती है उस इंफॉर्मेशन की, वो भी समझनी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन से मैं क्या गेन कर सकता हूं, व्हाट इज माय एंड गोल, माय एंड गोल, नॉट द एंड गोल ऑफ व्हाट द टीचर इज टेलिंग मी टू डू। एग्जामिनेशन इज नॉट माय एंड गोल। यहां पे ये किताब पढ़ने के बाद क्लास का टेस्ट लिखना इज नॉट माय एंड गोल। माय पर्पसफुलनेस ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट। मैं इस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में कहां यूज करूंगा, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। तो अगर आज तक नहीं किया है तो अब हम करेंगे, और अगर हम आज तक ये करते आए हैं तो हम अपनी जर्नी में बहुत आगे हैं, हमने काफी कुछ प्रिपेयर ऑलरेडी कर लिया है। एंड देन द लास्ट थिंग इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अपनी सोच पे अब हम रोक लगाएंगे। दैट इज हमें क्या सोचना है वो भी हम लोग सोचेंगे। हम सिर्फ किसी की सुनी हुई बात को मान के उसी लाइन और थॉट के ऊपर नहीं चलेंगे। हम किसी का ओपेड पढ़ने के बाद उसी लाइन और थॉट पे नहीं चलेंगे। किसी पब्लिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ कोई ओपिनियन, फैक्ट नहीं कह रहा हूं, ओपिनियन अगर हमने किसी का पढ़ा है तो हम उसी लाइन और लेंथ पे नहीं सोचेंगे। वी आर गोइंग टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएट आवर ओन ओपिनियंस। ये क्यों जरूरी है? सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन ओपिनियन। सो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग is central to your existence, not only as an aspirant but also as an individual। अगर आप जिंदगी में और कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप और कोई भी जॉब नहीं करने वाले हैं आज के बाद, तब भी आप इस देश के एक नागरिक हैं, एक वोटर हैं। अगर आप अपने वोटिंग राइट्स को समझेंगे तब भी आपके लिए यह बहुत जरूरी है। तो आपको एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर रोल प्ले करना है, इंडिया के अंदर एक रोल प्ले करना है, तो एटलीस्ट इस कंट्री के अंदर रहने के लिए तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन हम कई बार कहते हैं कि एक परिवेश से आने वाले लोग, एक जगह से आने वाले लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं हमें। क्यों? क्योंकि उनकी सोच पे उनका अपना कंट्रोल है। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड in order to create a successful essay. That is what is required. Next, then I'm going to tell you what makes, what does an essay mean? मतलब essay का एक basic काम क्या है? सबसे पहली चीज quickly, essay means an attempt। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लिख दिया और वो पत्थर की लकीर हो गया। I am only attempting and that is what you will have to remember। हर बार इसकी अप्रोच
आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका डिजायर्ड गोल अचीव नहीं हुआ। आपको अगर और क्लैरिफिकेशन देना हो तो करिए, तो एक अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं, आपकी कोशिश ही आपका ऐसे है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज an essay should deal with one issue in a unified way। मतलब कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो उसके अंदर का जो इश्यू है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी बात करें, जो भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, जो हम इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज करते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट यूज करें वो सारी की सारी उस ही पॉइंट का या तो एक्सप्लेनेशन हो, या उसे जस्टिफाई कर रही हो, या उसके बारे में कोई पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हो। That is what is required. It is again the most important thing for you in an essay. Essay beating around the bush नहीं करता है। Essay does not talk about anything and everything that I know. Essay is not symbolic of my knowledge. It is symbolic of my knowledge with respect to the topic that has been given to me and the opinion that I create henceforth. Get it? So ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। इशू ढूंढना जरूरी है, किस पर्सपेक्टिव से आपको यूपीएससी कोई टॉपिक दे रहा है। और फाइनली जिस चीज के यूज करके आप अपना ऐसे बना सकते हो वो क्या है, आप समझिए कि आप किसी डिबेट में हैं। एंड ऐसे इज अ डिबेट। आप अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, मैं कहता हूं ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है, फिर आप इसके बेसिस पे एविडेंसेस देते हैं। क्यों मैं कहता हूं ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है, एविडेंसेस, वो फैक्ट्स होंगे, और फिर आप उसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हो। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ डिबेट, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर एसे आल्सो। तो ये है मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है जब आप अपना एसे लिखने जा रहे हैं। Staying topical is crucial. I have littered this presentation with a lot of important ideas. आपको हर जगह कुछ कुछ important लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये चीज अगर आपने एक सेकंड के लिए भी भूल गए उस 3 घंटे के अंदर जिसके अंदर आप 2 एसेज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप समझिए आपके मार्क्स कट गए। That's where you have lost your mark. Even though there is a fact that you remember from your studies of the GS or your discussion with a friend of yours, and that fact is really amazing to your mind, that fact seems amazing but is not related to the topic, then that fact has zero value for me. Zero value. It has no value for me if it is not topical. Get it? So that is what you will have to remember. आपकी पेरिफेरल नॉलेज नहीं चाहिए, मुझको आपकी टॉपिकल नॉलेज की जरूरत है। Now let's come down to the topic, the first one rather for the day. This is the one wherein I said there was an element of ambiguity, right? थोड़ा सा परेशानी हुई स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिव की लड़ाई थी, थोड़ी सी पर्सपेक्टिव की लड़ाई थी। समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक था फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। इसका हिंदी अनुवाद था आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। राइट? सो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक मोटा मोटा जो एग्जैक्ट आइडिया मिलना चाहिए। जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में आता है, वो जो समझ में आना चाहिए था वो ये समझ में आना चाहिए था। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी उसी समय बननी चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैं अभी 10 मिनट इस टॉपिक के बारे में सोचूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा। राइट? ये वर्ड आपने 1000 बार सुना है, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, इस टॉपिक को एनालाइज करूंगा 10 मिनट के लिए, और तब मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ समझ बना पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा यूपीएससी के अंदर। आपने जब टॉपिक पढ़ा तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए उसी इंस्टेंस में कि टॉपिक किस बारे में जा रहा है। राइट? So what I've written here for you is that this topic clearly warrants a decentralized view of economic affairs.
राइट, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं। मतलब एक खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आपके इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट, इट कुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंट्री, अ कंपनी, से द वर्ल्ड, राइट, कुछ भी। इसीलिए मैंने बोला डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, हम एक पूरे पूरे दुनिया के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सेलेंस बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि किसी इंसान के, किसी कंट्री के, किसी कंपनी के, राइट। सो खुला हुआ, while establishing a close parallel between natural and anthropogenic systems of resource optimization। मतलब कि आपको ये जो पूरा बताना है इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, वो कैसे बताना है? आपको बताना है कि एक साइड पे तो नेचर है और दूसरी साइड पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ये लोग कैसे एक सिमिलर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है, या टॉपिक कुछ इस लाइन पे नहीं है कि अगर इंसानों ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा दी तो फॉरेस्ट खराब हो जाएगा, राइट, सो व्हाट डू यू नीड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सब चीजों के बारे में नहीं बात हो रही है, और हमने ज्यादातर ये चीजें ही पढ़ी हैं in terms of the policies, in terms of the discussions. We have extensively read about forest conservation and different approaches. So उससे अलग है, ये भिन्न है ये टॉपिक उससे। ये टॉपिक कहता है कि नेचर एक तरीके से चलता है, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा कि नेचर का, इनफैक्ट प्राइमरीली फॉरेस्ट का काम करने का एक तरीका है। उस तरीके को हम अपनी ह्यूमन अप्रोच में कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं वो हम कैसे यूटिलाइज करें, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट एक्रू कर सके, राइट। सो नेचर को अगर आप देखोगे तो वो इसी तरीके से चलता है। तो जैसे ही हमने ये सब आइडिया अपने दिमाग में सोचा, राइट, ये हमने पढ़ा और हमने सोचा, तो जिसने भी अभी यहाँ पे एक कंजर्वेशन का अप्रोच लेकर आने लगा, वो सब चीजें गलत हो जाएंगी, राइट। सो कुछ आइडियाज जो मेरे दिमाग में आए वो अब हम लोगों ने लिखने शुरू करे। ये आप कर सकते हैं। अब आपका ये काम होता है अगले 5 से 10 मिनट के अंदर कि आप आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज अब उभर के आ रहे हैं, दिमाग फेंक रहा है सारे आइडियाज, वो सारे आइडियाज को आपको एक रफ एरिया के अंदर एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपको ये तो पता ही है कि आपको क्रिएटिव वे में लिखना है, तो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए दो तरीके की सोच लगती है, वन इज डाइवर्जेंट, द अदर इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो पहले जो आपके अंदर आपको जो अप्रोच लेके चलनी है, जो थिंकिंग करनी है, वो आपको करनी है किसी भी आइडिया के बारे में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में आता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू लुक एट। तो मेरे दिमाग में जो चीजें आई वो मैंने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करी, जो भी मुझे मेरी मेमोरी ने सर्व करा, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो चीजें थी वो बेसिक हैं, जो मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग, जीएस की अंडरस्टैंडिंग से आती हैं। कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने टॉपिक्स में पुरानी पढ़ी हुई हैं, कुछ थिंकर्स जो हमने पढ़ी हुई हैं, कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ आइडियाज जो हमने पढ़े हुए हैं, कुछ कोटेशंस जो हमने पढ़े हुए हैं अपनी प्रिपरेशन में जब हम लोग ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कई चीजें पढ़ी, हमने कुछ फिलोसोफर्स भी पढ़े हैं, कुछ हमने थिंकर्स पढ़े हैं। उन सारी चीजों की नॉलेज, उसका सारा समावेश इस ऐसे के अंदर निकल के आएगा, निचुड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या मुझे हर ऐसे के हिसाब से थिंकर्स पढ़ने हैं? नहीं, मैं तो थिंकर्स पढ़ रहा हूं, मैं नॉर्मली पढ़ रहा हूं, जो मेरी प्रिपरेशन का कोर्स है मैं उसमें पढ़ रहा हूं। लेकिन कई थिंकर्स कई जगह पे एप्लीकेबल हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कई आइडियाज हैं वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एप्लीकेबल हैं। अगर आप गीता सार देखेंगे तो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉर्पोरेट के अंदर नहीं होगा, वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी होगा, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में भी एप्लीकेबल होगा। दैट मींस वो जो एथोस हैं, जो बेसिक एथिक्स हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल है, राइट।
So these are the general things. So the first idea that came to my mind obviously was economic development is similar to sustainable development. ठीक है, सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेरे दिमाग में आइडिया आया, एसडीजी स्ट्राइक करे, फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे तो रिलेटेड था नहीं ये टॉपिक, राइट? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मेजर्स बीइंग अंडरटेकन टू टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो जो हम लोग इनिशियली सोच रहे थे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात हो सकती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात हो सकती है, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में बात हो सकती है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में ये नहीं था, राइट? तो मैंने ये वाला आइडिया रिफ्यूट कर दिया, ऑल्दो मेरे दिमाग में आया, मैंने लिखा. जब मैं अपने लिए एक शीट क्रिएट कर रहा हूं, एक माइंड मैप क्रिएट कर रहा हूं, आप लोगों ने ये वर्ड भी सुना होगा, विच वी पीपल आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ माइंड मैप, right? Mind galleys and mind maps are really important. These will help you track down the exact thought that you might have read some time ago. आपके दिमाग में काफी इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेस करना कई बार जब हमारे पास प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, मतलब जैसे इंटेंस सिचुएशन है एग्जाम की, वहां पे एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो हाउ इज इट दैट वी विल बी एबल टू एक्सेस इट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइंड मैपिंग. ऑलराइट, सो the other idea that came to my mind was economic growth in architecture are similar to the health of forests, right? जो economic growth है, right, और जो economic architecture है, जिस तरीके से कोई भी economy बढ़ती है या धन की समृद्धि होती है, that is just like how a forest works, right? Biodiversity conservation, afforestation measures, disaster management, soil erosion, downstream floods, landslides, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आई. अब ये जो कुछ एलिमेंट्स है ना, सॉइल इरोजन वाले, डाउनस्ट्रीम फ्लड, लैंडस्लाइड्स वाले, ये सारे एक्चुअली मैंने रिटेन करे इस आइडिया से. ऑल्दो इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड स्टफ, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने काफी हद तक ये आइडियाज को रिटेन करा अपनी सोच में. व्हाई? बिकॉज आई कुड क्रिएट अ लिंक. क्या लिंक क्रिएट करा अभी बताता हूं. The other is Earth's ecosystem, nature, environment, global issues, COP26 जो अभी हुआ, right? So all of those things, ये भी मुझे लगा कि इस बारे में, ये करंट अफेयर्स से मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, मैं कुछ फैक्ट से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने सोचा कि क्या कहीं इसी से रिलेटेड तो नहीं है ये टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी का टॉपिक है भाई, कुछ तो वो लोग कनेक्ट करने को बोल रहे होंगे. तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, वो इससे भी रिलेटेड नहीं है. ये टॉपिक बहुत ही बेसिक फिलोसॉफिकल एंगल के ऊपर है कि जैसा पर्यावरण अपने आप को संभाल के चल रहा है, वैसे ही क्या हम लोग एफिशिएंसी अपने इकोनॉमिक सिस्टम में भी ला सकते हैं, नहीं ला सकते. मोटी मोटी बात ये थी. एंड दैट्स व्हेन आई रिफ्यूटेड दिस आइडिया आल्सो इन द प्राइमरी सेंस ऑफ इट. इसके कुछ एलिमेंट्स मैं यूज कर सकता हूं शायद. इकोनॉमिक सिस्टम्स आर और शुड बी सिमिलर टू नेचुरल सिस्टम्स इन अ फॉरेस्ट. यहां से मैंने थीम पकड़ने की कोशिश करी. यहां से मुझे आइडियाज जो आने शुरू हुए वो थोड़े थीम से रिलेटेड आने शुरू हुए. मैंने कहा कि हाँ, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं हमारी कंट्री के, मेरी कंपनी के, या एक देश के, इस दुनिया के, वो सारे के सारे अगर एक नेचुरल सिस्टम जो है फॉरेस्ट का, जिसके अंदर इंसानों की जो एक्टिविटी है मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं अपने आप नेचुरल चलने वाला जो फॉरेस्ट का सिस्टम है, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो क्या एफिशिएंट सिस्टम है सर. मतलब जबरदस्त सिस्टम है. अगर आज भी अगर हम देखें, जो अनटैप्ड जो मेरे पास रिसोर्स है अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इट इज वर्थ $49 ट्रिलियन का मेरे पास अनटैप नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है. मतलब दुनिया के पास, मेरे पास से मेरा मतलब मेरे पास नहीं, इतना अमीर नहीं है, लेकिन दुनिया के पास आज भी हमारे पास अनटैप जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, जिसकी एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाली गई, तो पता चला कि $49 ट्रिलियन का आज भी हमारे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स. ठीक है, तो हम ये जो मैनेजमेंट हो रहा है इस धरती का, जिसको हम नेचुरल रिसोर्स कह रहे हैं, लेकिन धरती तो अपने आप बनाई जा रही है ना, वो सारी चीजें भी बहुत अबंडेंटली अवेलेबल हैं हमारे पास. तो मैं यहां से मैंने समझना शुरू करा कि हाँ, हम काफी कुछ सीख सकते हैं नेचर से. सो देन फॉरेस्ट्स आर अबंडेंट नेचुरल कंजर्वेटरीज ऑफ रिसोर्स क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल, इकोलॉजिकल सर्विसेज. फॉरेस्ट हमें क्या नहीं देता? धूप, छांव, पानी, ऑक्सीजन, सब कुछ दे रहा है फॉरेस्ट, राइट? फूड दे रहा है हमें फॉरेस्ट, टिम्बर दे रहा है हमें फॉरेस्ट, सारी चीजें. इकोलॉजिकल सर्विसेज की लिमिट ही नहीं है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, दे गिविंग अस मिनरल्स. सो देन इन दैट केस ये सारी चीजें जो हैं, ये फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है.
तो क्या हम इसी तरीके से किसी कंपनी को भी देख सकते हैं कि कंपनी या कोई कंट्री अगर डेवलप होना चाहती है तो उसको एक इस तरीके का वेल बैलेंस्ड सिस्टम अपने आप में बनाना पड़ेगा। तो जो सर्विसेज, एक मान के चलिए इंफोसिस या टीसीएस जैसी कोई अगर कंपनी है या फिर इंडिया जैसी अगर कोई कंट्री है, अगर हम अपनी सर्विसेज किसी और कंट्री को देने जा रहे हैं तो क्या हम उनको इस टाइप की सर्विस मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। सर्विस ही तो है, कोई काम ही तो करके दे रहे हैं। तो जैसा नेचर हमारे लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव कराने के लिए जो प्रोवाइड कर रहा है, वही चीजें हम भी कहीं और प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और का कोई काम निकालने के लिए। सो देयर इज अ पैरेलल बिटवीन द नेचुरल एंड द एंथ्रोपोजेनिक इकोनॉमिक सिस्टम। एक नेचुरल फॉरेस्ट का सिस्टम है और हमारा इंसानों का एक इकोनॉमिक सिस्टम है। सो एक पैरेलल तो ये ड्रॉ हो गया मेरे लिए, राइट। द अदर इज दैट, जो मैंने अभी आपसे बताया, फूड, शेल्टर, एयर, डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट बड़ा जरूरी है। सर जीरो कम सिस्टम के अंदर जो आपका डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है, रिसाइकलिंग है, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो चीज तो फॉरेस्ट हमेशा से करते आए हैं। There is nothing new in it. So then in that case, we could have learned this ago, or we have already learned it, and there are a million other things that we need to bring into our systems, right? So decomposition of waste, climate stabilization, very important, moderation of floods, right? आप इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहीं पे आप ड्रॉट का ले सकते हो, कार्बन सिंक का ले सकते हो, जेनेटिक पूल ले सकते हो, रॉ मटेरियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? इसके कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सारी जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, इसी को हम बोलेंगे, राइट, द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, कुछ भी मान लो आप इसे, विच इज द सेम एज व्हाट यू गेट इन एन इकोनॉमी, राइट। तो ये सारी चीजें हम एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसा नेचर देता है वैसे ही लोग एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी बनाते हैं। तो जैसा नेचर बना रहा है उसी तरीके की चीजें आप भी बनाइए in order to create a holistic system, a robust system। एक robust economic system के लिए ये चीजें की सप्लाई जरूरी है, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। all of those things are going to create a better economic system. Then forests are symbol of efficient resource utilization and management। जितना जरूरत होता है उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। This is very very important for us। जितना जरूरत है उतना ही लिया जाए। Why is it that the rivers are not clean anymore? It's not because of the human activity that we are doing around it. It's because of the factories, the commercial activity। एंथ्रोपोजेनिक दोनों रीजंस हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी बहुत टाइम से हो रही है। इट इज अबाउट द एक्सेस ग्रीड that has made all of those rivers downstream so dirty, that have made them unfit for use, absolutely unfit for use। That is happening because of excess greed। This doesn't happen in the forest। Forest has a balanced system, right? So it's well managed, another very important root। Then strong roots of trees helps you in avoiding small soil erosion, landslides, all of those things, right? Protects, it creates a protected area। इसी के अंदर हमने एक एग्जांपल ले सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का, राइट। सुनामी भी आता है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन यही चीज अगर आप एक और अब किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव में देखिए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, कंपनी बेचारी दिवालिया हो जाती है, राइट। कंपनी के अंदर एक घोटाला हो जाता है, कंपनी बेचारी दिवालिया हो जाती है, राइट। कोविड-19 का एग्जांपल लीजिए, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। इंडिया वाज एबल टू टाइड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19 ओनली बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, द सिस्टम्स दैट वी क्रिएटेड। तो अगर हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी रूट्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम को कॉम्बैट कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल, अ वे इन विच वी कैन क्लियरली शो अ पैरेलल बिटवीन मैंग्रोव फॉरेस्ट and the Indian economy post COVID-19। When the world is in the grip of recession, India is one country that is still trying to tide over it and has been reasonably doing well, right? So this is what all the data from all across the world, all the agencies have been saying, and it's also resonating with the people within the country, right? हमारे नेबर्स के केसेस आप डाल सकते हो, कितने सारे नेबर्स हैं जो इस फ्लड में बह गए, द फ्लड ऑफ कोविड-19, राइट, द रिसेशन, उसमें बह गए,
लेकिन हम लोग आज भी स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, राइट. देन वी कैन टॉक अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, राइट. आपने वो एक्ट लेकर आया सो दैट यू कैन प्रोहिबिट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, अनरीजनेबल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया, राइट. उस तरीके के लिए आप एक्ट लेकर आए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, राइट. ऐसे ही आपको कंजर्व करना पड़ता है बिजनेस भी, राइट. सो देयर इज गोइंग टू बी अ हैंड ऑफ द गवर्नमेंट इन इट. सो जैसे एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है उससे आप फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हो, ऐसे ही कुछ हार्श एक्टिविटीज मार्केट भी डाल सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, राइट. और वो उनको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लेकर आया 2006 के अंदर. फिर आप स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट चला रहे हो, 10,000 करोड़ का कॉर्पस आपने रखा और आपने इंडियन स्टार्टअप्स को दिया, यूनिकॉर्न निकल के आ रहे हैं. वी हैव बीन वोसिफेरस अबाउट दिस ऑल अक्रॉस इन आवर मीटिंग्स अब्रॉड आल्सो, ठीक है. तो हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, द फॉरेन मिनिस्टर हैज बीन वेरी वोसिफेरस अबाउट द एडवेंट ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, ठीक है. तो ये सारी चीजों की आप बात कर सकते हो. जैसे हम लोग फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ये सारी आपके रोजमर्रा की बातचीत है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है. तो अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये वाला आइडिया भी डाल देते हैं कि आपने कुछ नए एक्ट लेकर आए, आप नए मूवमेंट चला रहे हो, सो ऑल ऑफ दोज आर द वेज इन विच यू आर ट्राइंग टू कंजर्व द इकोनॉमिक एक्टिविटी. Then there are nutrient cycles in a forest, right. जो चीज एक ट्री यूज कर रहा है उसी को डिकम्पोज करके बाद में प्रोवाइड कर देता है, राइट. सो आपके एक ट्री ने फ्रूट दिया, फ्रूट आपने खाया, उसको फेंक दिया, वही वापस सॉइल में चला गया, डिकम्पोज हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल इज कमिंग बैक, राइट. दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी बनाइए, यूज करिए, वापस दीजिए, ऐसा यूज करिए, ऐसी चीजें लेकर आइए. द बैन प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, राइट. ऑल ऑफ दोज कैन बी गुड एग्जांपल्स ऑफ circular economy. So there is again a parallel between the nutrient cycle and the circular economy, right. So कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं when it comes to the idea, when it comes to drawing a parallel between the natural systems and the economic system that we have. So अब थोड़ा सा हम लोग इसको इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जैसे हमारे पास फूड चेन, फूड वेब होता है, राइट. सो देयर इज अ प्रॉपर चेन in which we understand that how is it that the flow of nitrogen or the flow of food is going on, right. So यही चीज हम लोग यहां पे भी देखते हैं when it comes to supply chain development और management. ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है from the international relations perspective. Supply chain management has become the most important point of discussion all across the world post COVID-19, even more post the Ukraine-Russia war. Supply chain management single most important point of discussion है in every diplomatic meetings. So इसका भी आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, the downfall of China, zero COVID policy जिसके कारण वहां से supply chain disrupt होता है और वो business आज की डेट में इंडिया की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है. द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अगेन अ ग्रेट एग्जाम्पल देयर. नाउ बायोटिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ही बड़ा पॉइंट है जहां पे हम देखते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर हर चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड होके चल रही है और उसके अंदर ऐसा कोई मतलब लड़ाई है फॉर रिसोर्सेज, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग मान के चले कि मैं ही एक ट्री हूं, मैं एक इस अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री हूं और मैं ही सिर्फ जीऊंगा और मैं किसी को जीने नहीं दूंगा. देयर इज बायोटिक इंटरडिपेंडेंस, राइट. इवन द फीकल मैटर gives us rather the forest gives the forest something for it to use, right. तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही एग्जैक्टली यही चीज और इन दैट क्रिएट्स एफिशिएंसी. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंसी. नहीं तो उस ट्री को सब कुछ खुद ही करना पड़ता.
अगर वो ट्री दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे किसी और चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है तो उसको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा in order to survive. And that's where the problem arises. Now, this is exactly what is happening with successful development of industrial clusters and industrial corridors. इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो when it comes to टिस्को इन जमशेदपुर, राइट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं ये व्हेन इट कम्स टू the automobile industry, right? Oil refineries at Haldia and Vadodara. हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी लोकल नॉलेज से निकाल सकते हैं. दिस इज नॉट इवन समथिंग वेयर यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर ओवर न्यूज़पेपर. ये सब चीजें हम जहां से आते हैं वहां से हम लोगों को मिल सकती है ना. इसका भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं. चलो ये सब हम लोग को जीएस का पार्ट था, नहीं याद आ रहा था. मैं जैसे दिल्ली के अंदर रहता हूं, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात तो कर ही सकते हो. 1400 किलोमीटर के आसपास का एक बहुत बढ़िया कॉरिडोर बनाया है. दिस कॉरिडोर इज लिंकिंग, मेकिंग इट पॉसिबल for industry in one region to cater to the other and then finally bring in the finished product to the market, and everything is done in such an efficient manner that everybody gets benefited. नहीं तो एक कंपनी कहीं पे होती, दूसरी कंपनी कहीं और होती, the cost of transportation would have been more and that cost of transportation would have added to the bottom line of the business. तो efficiency कम हो जाती. So all of these aspects actually can be learned from your daily conversations with people, can be learned when you're traveling from point A to point B via taxi, rickshaw, via car or by train, right, whatever. हम लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास हैं तो हम लोग इन्हीं सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे. मान के चलिए कि आप मिडिल क्लास है और तब आपको ये ज्यादा इजीली बिहेवियरली आपको ये चीजें याद रहेंगी. सो आपको अगर कुछ चीजें जनरल नॉलेज की नहीं भी याद रहती हैं, जीएस में से अगर कुछ चीजें भूल भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास वो चीजें बातचीत नहीं हो रही थी उनके बारे में. तो हम अगर अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, तो हम काफी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस ऐसे के अंदर. ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट्स, गुड एग्जांपल्स. अगर आप ये सारे पॉइंट टच करते हुए जा रहे हैं एंड देन यू आर क्रिएटिंग अ पैरेलल बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, देयर इज नो एग्जामिनर हु वुड नॉट वांट टू रीड मोर. हर एग्जामिनर कहेगा कि यार बढ़िया लिखा है. चलिए थोड़ा सा और देखते हैं बच्चे ने क्या बात आगे कही है, कैसे कंक्लूड करा है, कैसे कनेक्शन बनाए हैं. ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, right? So having said that, then we have certain ideas of monopoly, right? अब कुछ malpractices भी देखते हैं हम लोग. अपने जो नए systems हैं, economic systems हैं, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी कंपनी है, उसने टेक ओवर कर लिया छोटी कंपनी को, कहा चलो हटाओ बिजनेस खत्म करो, राइट? और छोटी कंपनी क्या करती है, रोने लग जाती है, अरे हमारा तो बिजनेस ही खा गए, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे. नाउ देयर इज नो नीड फॉर यू टू क्राई. Right? Obviously, that company is big. That company has the resources to take over, and that's the reason that they went for you. But if you wanted to survive, if you still want to survive, then in that case, you will have to generate a USP of your own. आप समझिए कि आपको आपका रिसोर्स कैसे मिलेगा, आप समझिए कि आप सर्वाइव कैसे करेंगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द फॉरेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? वहां पे तो जाके कोई छोटा जो एक वीक ऑर्गेनिज्म आप जिसे कह दीजिए, अगर एक डियर है तो वो जाके रोएगा तो नहीं अपने गांव की पंचायत में कि शेर आया मुझे खा के चला गया. एक रैबिट रोएगा तो नहीं कि फॉक्स ने आया मुझको खा लिया, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दैट इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. सो यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन सनशाइन. दैट इज, अगर आपके आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं तो आप क्या करिए, आप क्रीपर बन जाइए. बेल देखिए कैसे उग जाती है, बेल कहीं पे भी जाके उग जाती है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ फॉरेस्ट. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू विल हैव टू डेवलप योर कंपनी, योर इकोनॉमी, योर कंट्री. सिंगापुर अंटिल द 1940s वाज नथिंग, नथिंग एट ऑल. आज उनकी इकोनॉमी देखिए, पीपल वांट टू माइग्रेट टू दैट कंट्री. So that is the level of commitment that you will have to have, that you should not give up. आपको डेवलप होना है, आप डेवलप होंगे. The idea is, how do you do it? Do you give up on it, or do you generate those ways in which you can survive?
The other parallel is increasing the GDP indiscriminate exploitation of resources. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करें. एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमें जीडीपी बढ़ाना है, हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ फॉरेस्ट डज नॉट डू इट. आप देखिए जो फॉरेस्ट है वो ऐसा नहीं करता है. एंड दैट इज द रीजन इट कैन सस्टेन एंड फ्लरिश. फॉरेस्ट ऐसा नहीं करता है, इसीलिए इट कैन सस्टेन एंड फ्लरिश. यू हैव टू मिमिक द सेम थिंग. आपको यही चीज मिमिक करनी है. नकल करिए, इसी चीज की नकल करिए फॉरेस्ट से. देन फॉरेस्ट प्रीच प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आ गई तो रोइए मत. अगर आपकी कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रोइए मत. स्टैंड अप, गेट बैक ऑन योर फीट एंड स्टार्ट रनिंग. This is what happens in a forest. I just gave you an example, right? So if somebody comes and eats a rabbit, nobody is ever going to look for the Gram Panchayat and start saying that, okay, the lion killed us, the fox killed us. No, that's how the food chain works. So you will also have to acknowledge the problem solving ability of a forest. That is how it works. You will have to generate better ways for your personal survival. That's how it works. Okay, then nature forest fires, natural, right? Natural forest fires. So मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे किसी ने सिगरेट जला के छोड़ के आ गए, कैंप कर रहे थे, या फायर जला के छोड़ के आ गए, राइट? नॉट दैट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स. नाउ दीज आर अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. लाइक बहुत अजीब सी बात लगेगी आपको कि अरे फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, सारे पेड़ मर जाते हैं. दैट इज व्हाट ब्रिंग्स द नाइट्रोजन कंटेंट बैक टू द सॉइल, राइट? रिप्लेनिशिंग इट. सो ये बहुत जरूरी है फॉर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट. सो जो शॉर्ट टर्म में एक फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हो कितना बुरा है, वो फॉरेस्ट के लिए जरूरी है. फॉरेस्ट उसे एक्सेप्ट करता है. तो अगर कोई टेक्नोलॉजी फेज आउट हो रही है, अगर आज की डेट में रेडियो का सिग्नल कैच नहीं कर रहा है, वो पुराने वाले रेडियो का जो आपके घर पे एंटेना वाला होता था, तो छोड़ दीजिए, एक नया रेडियो ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, तो सीख लीजिए. अगर आपको फोन चलाना नहीं आता है, स्मार्टफोन, तो सीख लीजिए. अगर आपको पीपीटी बनानी नहीं आती है तो पीपीटी बनाना सीख लीजिए. डू नॉट से अरे हम तो डीएम हैं, बना के दो. No, don't do that, right? So that is what you will have to understand from the forest. The idea of humility, the idea of ever changing. The change is the only perennial, the only constant. ये बात याद रखिए, भूलनी नहीं है. Then rather than exclusivity in business, it shall encourage or engage in mutual beneficial growth. मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस तैयार कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि भैया सिर्फ मैं काम करूंगा. फॉरेस्ट सिर्फ एक से नहीं चलता है, फॉरेस्ट सबके योगदान से चलता है. तो ऐसा एक सिस्टम जनरेट करिए जिसके अंदर सब लोग एक साथ काम कर सके, बेनिफिट कर सके, एंड दैट विल लीड टू बिगर प्रॉस्पेरिटी. एंड दैट इज द रीजन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड living treasures of earth. Forests are called living treasures of earth. So I think कि अगर आपने इन सारे challenges और वो बाकी के सारे parallels जो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं अलग अलग, अगर ये सारी आर्ग्यूमेंट्स आपने दी हैं, ये चैलेंजेस अगर आपने शेयर करे हैं एग्जामिनर के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत आएगी आपको एक टॉप स्कोर देने में, unless there are a couple of things that he might expect. अब क्योंकि आपने उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी बढ़ा दी है, तो जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा सोचेगा कि इस बच्चे ने और क्या किया है क्रिएटिव बनाने के लिए. ठीक है, चलिए, बच्चे ने इतना सारा तो चीज मुझे लिख के दे दिया, इस एस्पिरेंट ने बहुत बढ़िया लिखा है, मैं अच्छा स्कोर देने की मन में तो हूं, लेकिन अब ना थोड़ा सा मुझे ये भी देखने को मिल जाए कि इसने क्या असली में चीजें थोड़ी पढ़ी भी हैं, क्या ये कुछ थिंकर्स कोट कर सकता है. नाउ दैट्स वेयर आवर प्रिपरेशन कम्स इनटू प्ले, राइट? जो हम लोग अपने ऐसे कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वो सारे थिंकर्स में से कई ऐसे थिंकर्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नाउ दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, वेयर इज इट दैट यू वुड वांट टू यूज दीज.
My recommendation is that you can do them once in your essay. अगर आपको दो ऑथर्स बहुत ज्यादा एप्लीकेबल लगे, दो थिंकर्स बहुत ज्यादा एप्लीकेबल लगे, दो कोटेशंस बहुत ज्यादा एप्लीकेबल लगे, तो उनमें से एक बढ़िया चूज करके रखिए अपने लिए. अगर नहीं तो दोनों यूज करने का भी मन है तो थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस में रख के करिएगा कि जैसे एक सबसे पहले अगर आपको लगता है कि शुरू ही मुझे वहां से करना है. जनरली हम लोग ऐसा यूज करते हैं फिलोसॉफिकल जो एसेज होते हैं उसके अंदर हम लोग एनेक्डोटल ओपनिंग एनेक्डोटल ओपनिंग देने की कोशिश करते हैं. एक एनेक्डोट, एक छोटी स्टोरी, एक छोटी कहानी, एक छोटा सा आइडिया जो किसी ऑथर ने, किसी ने किसी फेमस पर्सनालिटी ने या फिर किसी थिंकर ने कभी शेयर करा हो, तो हम ऐसा कुछ देने की कोशिश करते हैं कई बार. सो यू कैन चूज टू डू दैट और यू कैन चूज टू राइट इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग. अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप प्रिसाइज नॉलेज की तरफ आ रहे हैं. अब आप कह रहे हैं कि मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं कंक्लूड करना चाहता हूं. सो एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है कि आपका जो ऐसे है उसकी ओपिनियन आपने वैसे भी पहले ही बता दी है. आप जब शुरू करते हैं आप तब भी यूज कर सकते हैं. आप अपने ऐसे की ओपिनियन अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताते चलिए. आप एग्जामिनर को बोल दीजिए कि मैं इसी पॉइंट के ऊपर लिखने वाला हूं, तभी एग्जामिनर का इंटरेस्ट बनेगा. सो यू कैन चूज टू पुट दिस एनीवेयर. तो आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है प्लेसमेंट सोचने का. सो देयर इज दिस gentleman called Adam Smith. They were sorry, he gave us a concept of invisible hand. So students of economics might know this, right? In the latter part of the 18th century, say in 1770s, उन्होंने एक बुक लिखी, The Wealth of Nations. The name of the book is bigger than this, पूरा नाम अलग है. So उसके अंदर उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट लेकर आए इनविजिबल हैंड का. तो जैसे गवर्नमेंट है ना, उसके लिए उन्होंने एक्चुअली यूज करा ये आइडिया इनविजिबल हैंड का. तो जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लेकर आती है तो उसने क्या बोला कि भाई कोई आप इसको ऐसे मोड़ दो, आप इसको ऐसे तोड़ दो, ऐसा कुछ नया रूल निकाल दो. राइट, ऑल ऑफ दैट इज अ विजिबल हैंड. राइट, ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं. ये रूल्स हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, राइट, देन रूल नंबर 3, ऐसा करके एक पॉलिसी बनी है. तो ये तो विजिबल हैंड है, दिख रहा है. किसी ने तो बनाया है ना, किसी का साइन होगा ना एंड में ऐसे करके, तो ये तो दिख रहा है किसने बनाया है. तो इसी के काउंटर में एक आइडिया लेकर आया इनविजिबल हैंड का. उसने बोला कि भाई आप ये जो कंट्रोल है, ये जो रूल्स है, ये आप तोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, रूल्स हटा दीजिए. जो मार्केट है वो अपने आप चलती रहेगी, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती रहेगी, रिक्वायरमेंट के ऊपर चलती रहेगी. जो लोग हैं वो अपने हिसाब से बिजनेस डेवलप करते रहेंगे. और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है कि जो इकोनॉमी है वो अपने आप लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती रहेगी, वो अपने आप एक वेल्थ क्रिएट करती रहेगी पूरी सोसाइटी के लिए. ऑल ऑफ दैट can be understood by this. So it's a really nice idea that you can take learning from, and you can just write it down as it is, because it is going to be interpreted now in this light. इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कई अलग अलग एरियाज में करी जा सकती है, and one of those areas is this. Right? So this is a very, very interesting thing. I will just read out a few lines here. In a market economy, individuals pursuing self-interest will advance public good. तो यहां पे वुड जो लिखा हुआ है कि हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूं विल एडवांस पब्लिक गुड इज व्हाट इज द अंडरलाइंग बिलीफ ऑफ एडम स्मिथ. उन्होंने मान लिया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, राइट, अंबानी और अडानी, आज की डेट में आप एग्जांपल से समझने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि वो लोग अगर आप उनको फ्री हैंड दे दो तो वो पब्लिक गुड के लिए अपने आप लोगों की भलाई के लिए अपना बिजनेस चलाते रहेंगे. राइट, एग्जाम्पल क्या दिया, entrepreneurs and businessmen in pursuit of profit, जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, would seek to produce those goods and services that would be in demand. डिमांड एंड सप्लाई, जो चीज लोगों को जरूरत है वही बनाएंगे. दैट इज दैट the public would want to buy, and competition would require firms to produce those goods as efficiently as possible. And that is what they are saying is the invisible hand. तो आपको एक्सप्लॉइटेशन का कोई चांस मिलता ही नहीं है कहीं और कुछ भी. एफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी उस मॉडल में, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होगा, अगर एक 10 का बेच रहा था दूसरा 7 का बेचने लगा, तो जो पहला वाला था उसको अपने आप अपनी कॉस्ट नीचे लानी पड़ेगी, क्योंकि अब उसको 6 रुपए का बेचना है वो चीज.
So that is what is the idea of invisible hand. So you could have brought this thinker in order to elucidate on the idea that you wanted to share. The other gentleman that I want you to pay attention to here is Sam Pitroda. Now, I believe that most of you know him. So he was again an entrepreneur, and he is the one who brought in the internet and the computer age in India in the 1990s. So born to a Gujarati family, and this person also gave us a really nice thought. उनकी जो एक बात थी वो काफी applicable है यहाँ पे. So if the ideas are very expensive, they won't get implemented. बहुत expensive ideas है, उनको implement नहीं किया जाएगा, finance नहीं होगा. If the ideas are economical but not scalable, they will not work. तो आपका आइडिया तो सस्ता है लेकिन वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? कुछ लोगों के लिए मत बनाओ, ज्यादा लोगों के लिए बनाओ. If the ideas are economical and scalable but not sustainable, they are of no use. मतलब आज तो बना रहे हो, आज से 5 साल बाद वो रॉ प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा, या फिर आप आज जो बना रहे हो वो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ टाइम बाद. सो दिस मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल, राइट? आपने आज एक्सप्लॉइट कर लिया, कल आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे. द मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल, एंड दैट इज द रीजन ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज economic stability of something, scalable model, and sustainability. All of these three things are central to anything, and this is exactly what we see in nature. We can also see this for our systems. And then the final one is by Saint Bernard. Now this was a gentleman who lived, rather a saint who lived in the 12th century, and I'm talking about like a long time back. So I read him in the Thoughts. So that's where I got intrigued. So ये बहुत ही अच्छा thought है, which again we follow in our preparation for ethics. So it says, believe me, for I know you will find something far greater in the woods than in the books. ये typing mistake है. It should be than in the books. There is a typo, right? So उन्होंने बोला कि आपको फॉरेस्ट में, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट में एक ज्यादा कुछ मिलेगा rather than किताबों के अंदर. So stones and trees will teach you that which you cannot learn from the masters. So जो पेड़ पौधे पत्तियां और पत्थर आपको वो सिखा देंगे जो आपको बड़े बड़े टीचर, मास्टर, बड़े बड़े फिलोसोफर नहीं सिखा पाएंगे, तो उनसे सीखिए. So I think that this is also a relevant thing that you can quote in this particular passage. Will bring in that edge to your creativity. So with the aspects that we people have shared or covered in that essay, we can now sprinkle our sense of literary and philosophical knowledge, and this will make it a complete package. Get it? So इस तरीके से आप ये पूरा जो पैसेज है वो देख सकते हैं. Now I have certain referral links for you, so I would want you to go back and read certain things. आप थोड़े थोड़े आइडियाज ये ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. आप थोड़ा थोड़ा अगर ये इन्फॉर्मेशन लेके रखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी एरियाज में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन के आप कुछ रूल्स पढ़ लीजिए, काफ़ी टॉपिक्स के अंदर इनकी एप्लीकेबिलिटी रहती है. स्टार्टअप इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं. इसका एक गाइड भी है, एक टेम्पलेट भी है, वो आप देख सकते हैं. कुछ 10 पेज का ये गाइड है, वेबसाइट के ऊपर ही आपको मिल जाएगा. यू कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड इट एंड लुक एट इट. एमएसएमई के बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज नाउ अ गोल्डन एरिया वेयर द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वोसिफरस अबाउट. सो I think this is also a good thing that you can study. So एक आप ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं छोड़िएगा. सप्लाई चेन के बारे में जो भी आर्टिकल्स आपको नजर आते हैं उनमें से एक मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल्दो दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. एक एस्पेक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमें कैसे यूज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू एड्रेस द पिटफॉल्स, अ चैलेंज इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये उसके बारे में है आर्टिकल. एक डुप्लीकेसी की एक प्रॉब्लम है जिसको ये कॉम्बैट करना चाह रहे हैं विद टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में आर्टिकल है. लेकिन इससे कहने का मतलब मेरा ये है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़नी नहीं है. दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड हैज एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द होराइजन. एंड द फाइनल वन इज अगेन रिलेटेड टू सप्लाई चेन एंड हाउ इज इट दैट इंडियन सप्लाई चेन इज नाउ रेसिंग अहेड.
राइट, सो द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडिया। सो ये बहुत अच्छा एक छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। सो यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक्स एंड यू कैन लर्न स्लाइटली मोर अबाउट दोज टॉपिक्स दैट आर नॉट जस्ट एप्लीकेबल हेयर। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये टॉपिक्स आपको आने वाले कई सालों तक कई डिस्कशंस में आपको हेल्प करेंगे। नाउ let's talk about the second topic quickly. Now this is the one that I said is slightly difficult and most of you came back to me saying कि हाँ sir थोड़ा सा difficult लगा था. This was not our first choice. I would rather say that this would have been my first choice. Why? Because हम लोग जब काम करते हैं कंपनी के अंदर, जो हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोग इसके बारे में, ये जो एक टॉपिक है ना आपका ambiguities, मतलब दिक्कत है, ambiguity is something that is not clear. So हम लोग ambiguity management एक पूरा टॉपिक है, लीडरशिप के अंदर एम्बिगिटी मैनेजमेंट एक पूरा टॉपिक है। तो अगर आप में से कोई भी इस तरीके की डिस्कशन कभी अगर आप लोगों ने देखी है, अगर आपके कॉलेज में कोई सेमिनार कभी हुआ हो लीडरशिप के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में। लेकिन इसका नजरिया वही रखिएगा ना, हम में से कई लोग समझ नहीं पाते हैं टॉपिक को, जो इसका एक जैसे कहते हैं ना नॉर्थ स्टार, पोल स्टार। सो हम लोग एक पोल स्टार मान के चलें किस आइडिया को, कि यूपीएससी हमें जो भी टॉपिक देगा उसके अंदर कोई ना कोई बेसिक एथिक जो इन्वॉल्व होगा फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में, वो होगा एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या होना चाहिए। सो नाउ दैट इज दिस वन idea that you will have to keep your eye on in order to understand this. Now the topic said a smile is the chosen vehicle for all ambiguities. Right? इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, एक तो स्माइल का आइडिया आ गया, राइट। अब मुस्कुराहट बहुत जरूरी चीज है लेकिन लाइफ का पार्ट है, इसके अंदर अब कोई फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आती है, क्या इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि हम लोग फैक्ट्स लेकर कहां से आएंगे, स्माइल करने के बारे में क्या फैक्ट होता है, अब क्या मुझे कोई साइकोलॉजिकल जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे फैक्ट निकालने के लिए। आई थिंक दैट इज टू मच ऑफ अ स्ट्रेच। अब आप अगर मुझे कहो कि नहीं आपको पढ़ने चाहिए थे साइकोलॉजिकल जर्नल्स, तो ये तो अब एक फालतू की बात है। हम में से कितने लोग पढ़ पाएंगे अगर हमारा वो फील्ड ऑफ वर्क नहीं है तो, राइट। सो हम लोग वो नहीं पढ़ रहे। दैट मीन्स हम लोगों को ये काफी हद तक जो टॉपिक है, रादर पूरा जो टॉपिक है, वो एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही चलाना पड़ेगा। एनेक्डोट्स होते हैं छोटी कहानियां, राइट। और इन छोटी कहानियों के ऊपर ही ये पूरा का पूरा टॉपिक बिल्ड होगा। तो अब आप कहेंगे सर एनेक्डोट कोई फैक्ट थोड़ी होता है। योर होल कल्चर, आपका जो कल्चर है वो एनेक्डोट बेस ही है सर। सो आपकी पूरी लाइफ क्राफ्टेड है एनेक्डोट से। आपके पापा ने आपको कुछ कहानियां बताई, आपके दादाजी ने आपको कुछ कहानियां बताई, आपके जो भी रिलीजियस प्लेस है जहां पे आप विजिट करते हो उन लोगों ने कुछ कहानियां बताई, आपके दोस्तों ने कुछ कहानियां बताई। ऑल ऑफ योर लाइफ, रादर योर कल्चर is based on anecdotes, and anecdotes are valid enough for you to understand and live by if presented properly. अगर आपको कोई धक्का देके समझाएगा तो आप नहीं समझोगे, लेकिन आपको अगर बिठा के ध्यान से समझाया जाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या रिजल्ट था, तो आप समझेंगे भी और उसको मानेंगे भी। एंड योर एग्जामिनर इज जस्ट दैट अनदर ह्यूमन बीइंग, आपकी तरह ही दूसरा इंसान है। सो देन इन दैट केस द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन टेक इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट अ टॉपिक लाइक दिस इज एन एनेक्डोटल अप्रोच। कहानियां दीजिए जो सर्वव्यापी, सारे लोगों को पता हो, राइट। नाउ another important word apart from smile and ambiguity is the idea of the word chosen. chosen बहुत जरूरी चीज है। chosen का मतलब हो गया वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी नहीं कि हंसी निकल गई, ना ना ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पे मैं चूज कर रहा हूं स्माइल करना, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज द होल पर्सपेक्टिव इन विच यू लुक एट दिस टॉपिक, राइट। सो अब जो कुछ चीजें दिमाग में आती हैं टॉपिक को देख के, अब ये सिर्फ वर्ड्स हमने देखे हैं, इससे क्या हमें दिमाग में आई, द टॉपिक सजेस्ट अ स्माइल और ह्यूमर, राइट। स्माइल और ह्यूमर इन सर्टेन केसेस। मैं थोड़ा सा इसको और आगे खींच के लेके जा रहा हूं। स्माइल और ह्यूमर
इन सर्टेन केसेस, मैं ह्यूमर हर जगह नहीं, स्माइल और ह्यूमर इन सर्टेन केसेस इज द बेस्ट रिजॉल्व टू अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और इंपेडिमेंट। आपकी जिंदगी में अगर कोई रुकावट आई है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो जरूरी नहीं है भाई कि आपको उसका आंसर आज ही पता हो। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू नो द आंसर्स देयर एंड देन, but there might be a situation that might develop somewhere down the line, or I might get wise somewhere down the line wherein I might start understanding things, right? So what is it that I'm required to do in that point? जब मैं उस सिचुएशन में, तब मैं क्या करूं? स्माइल करिए, रोइए मत, परेशान मत होइए, कोई आंसर मत करिए, कोई एक्शन मत लीजिए। आपका हर एक्शन उस समय, क्योंकि आप जानते नहीं है क्या है सिचुएशन, एक्शन गलत होने के चांसेस मैक्सिमम है। So don't act on it. Smile, right? And that is what is going to be the perspective, right? So might not have an instantaneous situation. मतलब उस समय अगर आपके पास नहीं है तो furthermore implicitly मतलब अंदरूनी तरीके से जो ये टॉपिक है वो ये भी एडवाइस कर रहा है, it is advising you not to engage in a conflicting situation. अगर आपके सामने कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिसका हल, अच्छा हल, मैं लड़ाई वाला हल नहीं कह रहा हूं, एक अच्छा हल अगर आपके पास नहीं है उस सिचुएशन में, डू नॉट एंगेज, एंगेजिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। सो एक तरीके का एडवाइस भी देने की कोशिश करें, और आपको इसी एडवाइस को अब जस्टिफाई करना है। आप समझ गए, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको इस एडवाइस को जस्टिफाई करना है। तो अब इस एडवाइस को जस्टिफाई करने के लिए जब मैंने सोचा, तो मेरे पास एक बहुत अभी रिसेंटली शी वाज she was alive just a few years ago. So her name is Gilda Radner. So she was an actress and a comedian. So बहुत अच्छी बात बोली थी that life is not about knowing, having to change, taking the moment and making the best of it without knowing what's going to happen next. मतलब जो एक्साइटमेंट है ना जिंदगी की, वो वही है कि आपको पता ही ना हो कि क्या चेंज होने वाला है, आपको पता ही ना है, नहीं है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसे ढूंढें, जैसे वो होता है उसको देखें। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्नी। वो बात करिए इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्नी की, राइट? एंड हेंस शी सेड डिलिशियस एम्बिगिटी, राइट? सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे थॉट्स हैं। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी अपना सेशन स्टार्ट ही थॉट से करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके। तो अगर आप देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम लोग हर बार वो थॉट को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मोड़ लेते हैं, और ऐसे ही वो थॉट किसी और चीज के अंदर भी अप्लाई हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर इन मोल्डिंग दोज ओपिनियंस, राइट? और एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया, विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, when someone is rude, keep a smile on your face. When you keep your joy, you take away their power. ये बहुत ही बढ़िया तरीका था एक छोटी सी चीज दिखाने का, जो हम सब ने शायद ऑब्जर्व करी होगी कि हम जितना परेशान होते हैं, लोग हमें उतना ही चिढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा परेशान करते हैं, उतनी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग उनको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, मैं जो हूं वो हूं, मैं कंटेंट हूं, मैं स्माइल कर देता हूं अगर उन पे, तो वो चीज वहीं पे खत्म हो जाती है, राइट? अब उन लोगों के पास कोई क्षमता ही नहीं बची कुछ और करने की। अमेजिंग वर्ड्स। ऐसा ही एक और एनेक्डोट हम लोग यहाँ पे गांधी जी की लाइफ से भी निकाल सकते हैं। सो आपको दर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। जितने बड़े लोग हैं, जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, जितने लोगों ने कुछ करने की कोशिश करी अपनी लाइफ के अंदर, उन सब की लाइफ के बारे में कुछ कुछ जरूर पढ़िए। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। सो देन इन दैट केस इफ यू से द रिपोर्टर आस्क्ड गांधी जी, एक बहुत ही बढ़िया सा एक सिचुएशन लिखी गई है, दैट इज व्हाई डू यू ऑलवेज चूज टू ट्रैवल बाय थर्ड क्लास ऑन अ ट्रेन। अब वो ऐसा भी कह सकते थे एकदम पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए, अरे नहीं मैं जानना चाहता हूँ लोगों को क्या दिक्कतें हैं, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं मैं गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहता हूँ। ही कुड हैव सेड अ मिलियन थिंग्स, राइट? कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने रिप्लाई क्या किया?
simply because there is no fourth class as yet. आप देखिए कितना बढ़िया ह्यूमर निकाल के लेकर आया उस चीज के अंदर. उन्होंने कहा कि अगर इससे भी कुछ कम होता तो मैं उसके अंदर चला जाता. एंड हेंस ही वाज द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई द कॉज ऑफ हरिजन. आप देख रहे हैं कि उनकी लाइफ का गोल क्या था, उनकी लाइफ के अंदर क्या विजन था, क्या आइडिया था. ऑल ऑफ दोज थिंग्स टेल अस दैट व्हाट इज द पर्सनालिटी दैट people across the world follow. Who is it that people across the world follow? People follow personalities who have ideas like these. Smile, humor. जो लोग हमेशा डायरेक्ट अप्रोच नहीं लेकर आते हैं, सर नहीं फोड़ रहे हैं किसी का, किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी को उल्टा जवाब नहीं दे रहे हैं. यू आर नॉट बीइंग रिटोरिकल, बट यू आर जस्ट trying to show the world that there is a different way of looking at things. That's called outside the box thinking. And this is what this topic warranted of you, right? कुछ और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग लीडरशिप की जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर हम लोग बताते हैं कि इफेक्टिव लीडर कौन होता है, राइट? सो इफेक्टिव लीडर्स हैव सर्टेन ट्रेट्स, राइट? वो मैंने जैसे आपको बताया नॉर्थ स्टार एलिमेंट, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं. सो जो एक इफेक्टिव लीडर होता है उसके अंदर कुछ एक आइडिया होता है, उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी एक्सट्रीम या अननोन, एक्सट्रीम या अननोन, ये एम्बिग्यूटी जो है वो अननोन है सिचुएशन. आपको कोई भी एक्सट्रीम या अननोन सिचुएशन अगर आपको आ जाए तो वो उसको ओवरकम करने की कैपेबिलिटी रखता है. हाउ इज इट दैट ही इज ओवरकमिंग इट? डज ही हैव अ सॉल्यूशन ऑलवेज? नो, ही माइट नॉट हैव अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन समटाइम्स नॉट एक्टिंग on a stimulus is also an apt decision. Not acting on a stimulus is also an apt decision, appropriate decision, and that is the reason a leader is an effective leader. राइट? एक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने हर जगह कुछ ना कुछ हाथ पांव हिला के दिखाना है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू लर्न हाउ टू अडेप्ट टू द सिचुएशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये कि बहुत बढ़िया जो एनेक्डोट है, एक स्टोरी है अबाउट दिस फेमस साइंटिस्ट फैराडे, राइट? सो व्हेन ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो जो किंग थे और जो मिनिस्टर्स थे वो बड़े इंक्विजिटिव हो गए, बड़े हैरान हो गए कि कुछ तो बनाया है. दे वेंट टू हिज लैबोरेटरी और उन्होंने कहा कि अरे दिखाओ क्या हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे आप देखिए उन्होंने क्या दिखाया, right? So all of this has been written here. That is, he took two metal wires and a battery to show the king how the wires got attached or repelled, right, each other. हम लोगों ने सब ने ये साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है अपने स्कूल के अंदर, राइट, इन आवर अर्लियर स्टैंडर्ड्स, राइट? सो दिस वाज लेटर ऑन कॉल्ड द फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट? सो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है इंडक्शन प्रोसेस से, मैग्नेटिज्म से, उसको हमने सबने पढ़ा है, ठीक है? अब ये जो एक छोटी सी चीज थी, इसके अंदर ऑब्वियसली उस टाइम की बात है जब उन लोगों को नहीं पता था ये हो क्या रहा है, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन ही डिड नॉट रियली नो. तो किंग ने बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा. ही सेड वंडरफुल, बट हाउ गुड इज दिस? इसका क्या बेनिफिट है? ठीक है भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज तूने मुझे दिखाई, जादू जैसा लग रहा है, लेकिन क्या इसका बेनिफिट क्या है? अब भाई सामने राजा खड़ा है, क्या जवाब दे, परेशान, ऐसा भी बैठ भी सकते थे, अब पता नहीं क्या जवाब दूं साहब, नहीं पता ये वो. उन्होंने ऐसा नहीं किया. ही ऑप्टेड ह्यूमर ओवर एनीथिंग. तो उन्होंने क्या कहा? आई कांट टेल यू नाउ बट वन डे यू कैन टैक्स इट. राजा को क्या चाहिए? या तो धन के अंदर वृद्धि हो या बाउंड्री के अंदर वृद्धि हो, राइट? सो उसकी बाउंड्रीज नहीं बढ़ रही थी लेकिन उसको टैक्स ज्यादा मिलने वाला था, और ये सुन के राजा खुश हो गया. तो आपने क्या देखा कि उन्होंने इस एडवर्स सिचुएशन में, जिसके अंदर सामने राजा खड़ा है, वो पूछ रहा है और कोई सवाल और उसका जवाब नहीं है, तो rather than not answering what is it that he chose to say, he chose to say what the king wanted to hear from him. किंग को मन में अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई वृद्धि, राइट? मेरा मेरा जो साम्राज्य वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ने के लिए उसने कहा कि आप भाई एक दिन इसको टैक्स कर सकते हैं.
Look at how he was thinking. And that is what is the power of smile. Right? So अगर आपसे कोई question पूछा जाए जिसका आंसर ना हो, what is it that you are going to opt for? Not saying I don't really have the answer. इंटरव्यू के अंदर ऐसे एनेक्डोट्स आपको बहुत काम देंगे. याद रखिएगा, स्माइल इज दैट व्हीकल दैट यू आर गोइंग टू अराइव ऑन. ठीक है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट सक्सेसफुल होने के लिए स्माइल को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है. देन द स्टोरी ऑफ अंगुलीमाल. हम सब ने सुनी है ये स्टोरी, अंगुलीमाल बुद्धा का केस, जहां पे वो जाते हैं बुद्धा जी के पीछे भागते हैं मारने के लिए. अंगुलीमाल उनको मारने के लिए पीछे भाग रहा है और बुद्धा जी खड़े हुए हैं, स्माइलिंग एट हिम पीसफुली. कोई डर नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है. तो उस अंगुलीमाल ने पूछ लिया कि आपने देखा, मुझे जानते हो, आप, मेरा नाम अंगुलीमाल है, सब लोग डरते हैं मुझसे, आप क्यों नहीं डर रहे? Did not say anything. He's not afraid of him. And that expression, that smile brought a change of heart. And that is what is the power of a smile. Right? Another anecdote that you can share. Now, this is a situation. एक सिचुएशन अगर आपके सामने ऐसी आ जाए जिसके अंदर लाइफ और डेथ का सिचुएशन हो, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास वेपन नहीं है, आप क्या कर सकते हो? अगर आप बुद्धा जी का सिचुएशन समझने की कोशिश करो इन कंटेम्प्रेरी टाइम, ही डजंट हैव अ वेपन, व्हाट गुड इज he cannot fight him, probably he is not even muscularly in comparison to the other person. What is it that he couldn't have escaped, eloped him? Then क्या करे? फंस गए. And that is what he chose to do. Imagine, that smile is the most important smile according to a lot of cultures, not just in India but across the world. Laughing Buddha, right? Buddha's smile is one important element in a lot of different cultures. एक और गांधी जी का बहुत ही बढ़िया एनेक्डोट, एक आइडिया है यहाँ पे. व्हेन ही वाज इनवाइटेड फॉर अ कप ऑफ टी, राइट, एट द बकिंगम पैलेस इन 1931. सो इसके अंदर बहुत ही नेचुरल सा सवाल था. बंदा जो खड़ा हुआ था बाहर, द्वारपाल, एक समझे बटलर जो खड़ा हुआ था, उसने पूछा, मिस्टर गांधी, डू यू थिंक दैट यू आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड टू मीट द किंग? आपने क्या ठीक से कपड़े पहने हैं किंग को मिलने के लिए? गांधी जी का रिप्लाई बहुत ही सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट. उन्होंने कहा, डोंट यू वरी अबाउट माई क्लोथ्स, द किंग हैज इनफ क्लोथ्स फॉर बोथ ऑफ अस. उसने जितना पहना हुआ है वो हम दोनों के लिए बहुत है, तो इसलिए मेरे पास नहीं भी है तो मेरी चिंता मत करो. राइट? सो इन दिस one sentence with a smile, he not only showed how down to earth he is, but he also showed the sense of revolt that he has towards the people. तो आप देखिए कि एक अपनी बात रखने का तरीका, that is what is possible with a smile. So all of these anecdotes are going to make it possible for you to understand the importance of a smile, and then hence the examiner can also appreciate the way in which you're looking at smiles, right? And then you can say that smiling stimulates our brain for a reward mechanism, right? तो स्माइल से क्या होता है कि जब भी आप मुस्कुराते हैं तो आपको अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि उसकी रेजोनेट भी होती है वो स्माइल. जैसे आपको कोई मुस्कुराते देखेगा, सामने से भी कोई ना कोई मुस्कुराएगा, सो दैट रेजोनेट्स, दैट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट comes in, and that is again something that is very important, right? Sorry. And then the other idea is the kingdom of Bhutan. किंगडम ऑफ भूटान का बहुत बढ़िया कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है, आप यूज कर सकते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स. 2008 के अंदर वो अपना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लेकर आए अपने कंट्री के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, और उसके कारण अब वो हैप्पीनेस को भी एक फैक्टर मानते हैं. एंड दिस कैन बी अ रियली गुड case study that you can again share in order to share the benefits of the idea of smiling, right? So कई ऐसे ideas हैं जो आप यहाँ पे share कर सकते हैं. Now in terms of converging the whole idea, क्या हम ऐसे कुछ stories या कुछ quotations डाल सकते हैं इसके अंदर? Then you can obviously talk about the kingdom of Bhutan, right? ये हम लोग कर ही चुके हैं. Then you can talk about the stimulus that the brain gets by smiling,
like somebody else is smiling and you get really impressed by that person's smile. ये दो ऐसे conversion thoughts भी हो सकते हैं, right? It can be just secluded thoughts, or you can conclude by using these thoughts. Then there is a very important thought that you can hear. This is about a leader, right? Again, so what was said here was that a reader should, one, be samadarshi, right? So one who sees everything as equal. Then he should be satyadarshi, that is, who moves with the truth. He should be paradarshi, who should be transparent. Durdarshi, that is, should be broad-minded and a visionary. And finally, priyadarshi, that is love and compassion. That's where the idea of smile comes in. He should be a person who knows how to appreciate. Compassion and love are very important elements, right? So smiling again is a leadership skill. So you can conclude by using all of these ideas, right? So these were the few thoughts that I think are really, really important for you. Now, in order to be able to solve such issues, or rather read more, my recommendation is that you follow certain हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज. उसके अंदर कई ऐसे केस स्टडीज हैं जहां पे इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस बताई गई है. ऑल्दो दिस इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट, बट ये कंपनियां भी तो हमारे ही आसपास की हैं और इनकी सक्सेस स्टोरीज या इनके डाउनफॉल की स्टोरीज हमें काफी कुछ सीखने का मौका दे सकती है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज. द स्पेसिफिक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू दैट आई रेकमेंड फॉर यू टू रीड इज अवॉइडिंग डिसीजन पैरालिसिस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी. बहुत बढ़िया एक रिव्यू आया था 2015 में, प्लीज ये पढ़िएगा जरूर. एंड देन इफ यू वर टू read things, you can read it from the World Economic Forum, right? इनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं. एक जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, हैप्पीनेस कैन टीच अस अबाउट डेवलपमेंट, ये अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इनके जनरली आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं. द पर्सपेक्टिव्स दैट दे आर ब्रिंगिंग आर ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, और कई इश्यूज के अंदर हम लोग इनको यूज कर सकते हैं. So these are the referral links that I have for you in terms of gaining more knowledge. So this is what I had for you today. आज इन दो टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी है. हम लोग और टॉपिक्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इस साल क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. हम लोग और टॉपिक्स के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे लगने लगा है. पहले टेक्निकल और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स अलग अलग रहते थे, इस बार फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पिछले साल की तरह काफी देखने को मिला है. सो वही चीज हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू हो, तो हम लोग अपने आप को और ज्यादा तैयार करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के साथ. सो थैंक यू फॉर मीटिंग मी टुडे. आई विल सी यू गाइस अगेन in the next session. Until then, keep preparing, read more, read good. Thank you.